हेलो बच्चों। चलिए आज हम देखेंगे इतिहास में बिंदुसार तक हम देख लिए थे। इतिहास में आज हम आगे देखेंगे अशोक। बिंदुसार का पुत्र था, है ना। बिंदुसार का शासन खत्म हो जाता है 273 ईसा पूर्व में। उसके बाद 273 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन रहता है। जैसे और कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ सिंहली अनुसूति, इस नाम को ध्यान रखिएगा, सिंहली अनुसूति में कि बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि अशोक ने एक बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्तित्व था इसका, और इसने अपने सिंहासन के लिए 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। ठीक, यह भी कहा जाता है कि बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध इसने सिंहासन पे कब्जा किया था। ठीक, बिंदुसार के समय अशोक जो था वह उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहली बार सुसीम को भेजा गया, उसके बाद अशोक को भेजा गया। अशोक वहां सफलता प्राप्त करता है तो उसका राजनीतिक स्तर भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ठीक, अशोक का जो राज्याभिषेक होता है वह 269 ईसा पूर्व में होता है। कहना ऐसा है कि इसने लेट राज्याभिषेक इसलिए कराया, मतलब इसने पहले अपने सारे दुश्मनों को खत्म किया, उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराया, इसलिए फिर 269 ईसा पूर्व का राज्याभिषेक होता है। अशोक को देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं पूरे भारत उत्तर पश्चिम क्षेत्र से पाए गए हैं। लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जितने भी अभिलेख पाए गए हैं वहां अशोक नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वहां जो नाम का उल्लेख मिलता है वह देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसे अशोक की उपाधि भी बोलते हैं, और कैसा भी बोलते हैं कि इसके पहले के भी राजा लोगों ने यह उपाधि ली थी। जो अशोक नाम मिलता है वह मिलता है 4 अभिलेखों में। ठीक, MUNG मास्की, उदय, गोलम, नेट्टूर और गुजरा। ठीक, ये तीनों है कर्नाटक में, ये है दतिया MP में। मास्की में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। ठीक, दीपवंश जो बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक, उसमें बौद्धों का, इसमें क्या कहा गया, इसको करमौली कहा गया है। दीपवंश में क्या कहा गया है, करमौली कहा गया है। और जो पुराण है उसमें अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ठीक, अशोक का अभिलेख को 1750 में टिपेन थेलर ने खोजा था। ठीक, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। भारत में सबसे पुराने पढ़े जाने वाले अभिलेखों में पूछा जाए कौन है तो वह अशोक के अभिलेख आते हैं। ठीक, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में भी अशोक का उल्लेख है, और बताया गया है कि धर्मारिणी विहार, ठीक, कश्मीर की तरफ है, धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर मंदिर का इसने निर्माण कराया था। ठीक, किसका निर्माण कराया था, अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कश्मीर का जो श्रीनगर है, कश्मीर में श्रीनगर, और नेपाल में देवपत्तन जो शहर है यह अशोक के द्वारा बसाया गया है। अशोक ने शहरों का निर्माण कराया। चलिए आगे देखते हैं। ये फैक्चुअल है ना, बहुत ज्यादा इसमें कहानी है नहीं, हमको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक, देखिए अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की गुफा में 4 गुफाएं बनाई, बराबर की पहाड़ी में। ठीक, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाई। ठीक, सुदामा गुफा का नाम है ना ये, सुदामा, लोमस ऋषि, कर्ण चौपाल और विश्व झोपड़ी। ठीक, सुदामा झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपाल और विश्व झोपड़ी। ठीक, किसके संप्रदाय के लिए, आजीविकों को इन्होंने प्रदान की।
अशोक को आपको पता है बाद में बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कहते हैं अशोक ने जो बुद्ध धर्म स्वीकार किया था यह निग्रोध के प्रभाव में आके किया, और इनको जो दीक्षा दी वह उपगुप्त ने दी थी। ठीक, तो ये दोनों नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अपने शासन के 10वें वर्ष जो अशोक है वह बोध गया गए। ठीक, 10वें वर्ष यह कहाँ गए? बोध गया गए। 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गए जाते हैं और वहां पे कर समाप्त कर देते हैं, और वहां पे जो कर की दर है वह 1/8 कर देते हैं। तो लुम्बिनी का एक अभिलेख है रुम्मिनदई अभिलेख। यह अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसका विषय क्या है? आर्थिक है। उसमें उसी में लिखा गया है कि कर को अशोक ने वहां समाप्त कर दिया और बहुत ही न्यूनतम दर पे ला दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भाब्रू जो शिलालेख है अशोक का, उसमें बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ, जो बुद्ध के 3 रत्न थे, उसका अभिवादन किया, मतलब उसको माना है, उसको स्वीकार किया है। और साथ में अशोक ने बुद्ध के चरणों से, मतलब बुद्ध ने जहां जहां गए थे बुद्ध, वहां वहां उस पवित्र स्थानों की यात्रा की है अशोक ने। उनकी यात्रा का क्रम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकता है कि अशोक ने जो बुद्ध से संबंधित जो क्षेत्र है उनकी यात्राएं की, उस यात्रा का क्रम क्या है। ठीक, तो देखिए क्रम देखिए, बोध गया पहले नंबर पे। ठीक, फिर जहां पे उनकी मृत्यु हुई कुशी नगर, फिर जन्म स्थान लुम्बिनी। बोध गया क्या है? ज्ञान स्थान है। कुशीनगर महापरिनिर्वाण, लुम्बिनी जन्म स्थान। कपिल वस्तु सारनाथ और श्रावस्ती। कपिल वस्तु सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक, तो इस जगह अशोक गए थे। अशोक ने धर्म का नहीं, धम्म का प्रचार किया था। तो अशोक के धम्म में था क्या? अशोक के धम्म में एक्चुअली नैतिक उत्थान के लिए नियम संहिताएं थे। नियम संहिताएं मतलब नैतिक उत्थान, मतलब कि समाज में कैसे रहना है, कैसे कार्यक्रम रहना है ना, भेदभाव कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो सामाजिक व्यवस्था संबंधित उसमें नैतिक सिद्धांत थे, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो फिर उसके बाद में वह मतलब कि पशु हत्या, बलि, इन सब चीजों को भी मना करा देता है समाज में, है ना, समाज में। ठीक, अशोक के ध्यान रखिएगा दूसरे और 7वें शिलालेख में। ठीक, कौन कौन सा? दूसरा और 7वां जो स्तंभ लेख है। ठीक, कौन सा लेख है? स्तंभ लेख। ठीक, इसमें धम्म के गुणों का वर्णन है। धम्म के गुणों का उल्लेख कहाँ है? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। धम्म यात्रा का वर्णन इसके 8वें शिलालेख में। धम्म यात्रा का वर्णन किसमें? 8वें शिलालेख में। देखिए, यह स्तंभ लेख है, यह शिलालेख है, दोनों में फर्क है। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे अभिलेख कितने प्रकार के हैं अभिषेक अशोक के, तो फिर उसको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अशोक ने एक रज्जुका या रज्जुक, क्या नाम है? रज्जुका या रज्जुक, इस नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, और जिसका काम क्या था, वो समाज में प्रति 5 वर्ष में जाता था। 5 मतलब ऐसे एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिए थे कि 5 वर्ष में समाज में जाना है, गांव शहर में, और देखना कि वहाँ के लोग धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नैतिक व्यवस्था के अनुसार आचरण कर रहे कि नहीं कर रहे। जो उसकी व्यवस्था के अनुसार आचरण करता था तो रज्जुकों को यह अधिकार था कि वह उसको सम्मानित कर सकते थे, और जो नहीं करता था रज्जुकों को यह अधिकार दिया गया था कि उसको दंड भी दे सकते थे। ठीक, और यह जो क्रिया थी इसे अनुसंधान कहा गया। हर 5वें वर्ष रज्जुकों का जो धर्म यात्रा पे जाना वह क्या कहलाया गया? अनुसंधान। ठीक, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अनुसंधान। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार ना सिर्फ भारत में किया बल्कि भारत से बाहर भी किया, है ना। तो देखते हैं अशोक ने, देखिए सबसे पहले किसको कहां कहां भेजा। सबसे पहले चालू करते हैं जो बहुत पॉपुलर नाम है, महेंद्र और संघमित्रा
ये ताम्र लिप्ति बंदरगाह से गए थे, कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, ठीक, प्रचार के लिए। महारक्षित यवन गया था, ठीक। महादेव को मैसूर भेजा गया था, ठीक। और मध्यम को, जो हिमालयवर्ती प्रदेश थे वहां, ठीक, मध्यम को कहां भेजा गया? हिमालयवर्ती प्रदेश में भेजा गया। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया, ठीक। इसको देखिएगा, ठीक। इतने नाम तो आपको याद रखना चाहिए, पूछ सकता है। अशोक 261 ईस्वी पूर्व, है ना, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में करता है कलिंग पे आक्रमण। कैसा वर्ष है ये? 8वें वर्ष, ठीक। कलिंग पे आक्रमण करता है। कलिंग की राजधानी थी तोसली। बोला जाता है इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और 1.5 लाख लोगों को अशोक बंदी बना के कहां? पाटलिपुत्र ले आया था। इतने ज्यादा मतलब खून खराबा देख के उसका मन व्यथित हो गया और फिर उसके मन में परिवर्तन आ गया। फिर वह क्या, बुद्ध की जो नीति है उस नीति पे आगे बढ़ गया। अशोक के काल में थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, है ना। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। धम्म महामात्र, ठीक, इसकी नियुक्ति भी की थी धम्म के प्रचार के लिए। चलिए, ये है अशोक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए ही चाहिए, ठीक। क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में पूछता है तो मौर्य, गुप्त, आपका बौद्ध, जैन, यही 4 बहुत मेन, और आपका एक ठो आईवीसी, यही 3-4 जो टॉपिक है बहुत ही मेन है ना। आइए अशोक के अभिलेखों को देखते हैं। अभी अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि भी कहा गया है, ठीक। अशोक के अभिलेखों को क्या कहते हैं? धम्म लिपि, ठीक। अशोक इस समय का, इस काल का पहला ऐसा शासक था जिसने जनता से सीधे संवाद स्थापित किया अभिलेखों के माध्यम से, ठीक। अशोक के जो अभिलेख हैं, है ना, इसको हम 5 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, है ना। पहला बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और कुछ विशिष्ट लेख। विशेष लेख में कुछ लोग गुहा लेख को भी शामिल करते हैं, तो विशेष लेख या फिर गुहा लेख भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार टोटल कितने वर्गीकरण हुए? 5 वर्गीकरण होते हैं, ठीक। बृहद शिलालेखों की जो संख्या बताई गई है वह 14 बताई गई है, ठीक। जो अशोक के बृहद शिलालेख थे, इनकी जो भाषा है, देखिए अशोक ने प्रकृति और ब्राह्मी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किसमें है? प्रकृति लिप भाषा और प्राकृत, प्रकृति नहीं प्राकृत, प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी, ठीक। लेकिन जो अशोक के आपके उत्तर पश्चिमी प्रांतों में जो अभिलेख पाए गए हैं वह खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। कौन से अभिलेख है वो? 2 ठो अभिलेख है, उनका नाम ध्यान रखिएगा। शाम, ठीक। शाम शास्त्र है आपका शहबाज गढ़ी, ठीक, इसको कर लीजिए शहबाज गढ़ी, और माँ से है मान सहरा, इसको आप शाम करके याद कर सकते हैं।
शहबाजगढ़ी है आपका पेशावर में, ठीक। और जो ओमान सहरा है वह है आपका हजारा में। दोनों की जो भाषा है वह कैसी है? खरोष्ठी है, खरोष्ठी, है ना। ये कहाँ पे? हजारा में, है ना। दोनों को किसमें लिखा गया? खरोष्ठी में लिखा गया है। एक और अभिलेख है आपका शार ए कुना, शार ए कुना, ठीक। इसकी जो भाषा है वह ग्रीक अरमाइक है, ठीक। शार ए कुना की भाषा क्या है? ग्रीक अरमाइक है। शार ए कुना कहाँ के लोकेशन है? आती है आपकी कंधार, ये काबुल के मतलब अफगानिस्तान का एरिया हो गया, है ना। तो शार ए कुना कैसी है? ग्रीक और अरमाइक में। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका अशोक नाम, जो मास्की उदयगुलम निट्टूर, और ये हमने देखा आपका क्या नाम है? गुर्जरा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या है, बृहद स्तंभ लेख या दीर्घ स्तंभ लेख, है ना। इसको बृहद स्तंभ लेख की जगह दीर्घ स्तंभ लेख लिखिए, ठीक। 7 है। लघु स्तंभ लेखों की संख्या 3 है ना। लघु स्तंभ लेख में कौन कौन से आते हैं? साची, सारनाथ और रुमिन देई। ध्यान रखिएगा, लघु स्तंभ लेख में कौन कौन से हैं? साची, सारनाथ और रुमिन देई। रुमिन देई एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसका जो विषय है वो क्या है? आपका आर्थिक है ना। देखिए मास्की कहाँ पे है? कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक है। गुर्जरा दतिया एमपी में है, बताया था मैं। निट्टूर कर्नाटक में, उदयगुलम भी बेल्लारी कर्नाटक में है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, है ना। तो मास्की, उदयगुलम, इनको हमने पहले भी देखा है अभिलेख के समय, फिर देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम, एक और अभिलेख है काफी फेमस है, कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक। कौशाम्बी अभिलेख को देखते हैं। देखिए कौशाम्बी का जो अभिलेख है ना, इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रानी करुवाकी का उल्लेख है, ठीक। तो कौशाम्बी के अभिलेख को क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख। अशोक के 2 अभिलेख, एक मेरठ का और एक टोपरा का, मेरठ का और टोपरा का। ध्यान रखिएगा, इसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया था उठा के, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। फिरोज शाह तुगलक ने ये 2 अभिलेख कहाँ से ले गए? दिल्ली ले गए उठा के। आपका लौरिया नंदनगढ़, ठीक। लौरिया नंदनगढ़, इस अभिलेख में मोर का चित्र बना है, ठीक। पूछता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। लौरिया जो नंदनगढ़ अभिलेख है, यहाँ पे मोर का चित्र बना है। इसकी लोकेशन क्या है? चंपारण, बिहार, ठीक। अशोक के अभिलेखों की और भी लिस्ट है ना। तो वो लिस्ट को मैं क्या पीडीएफ बना के ना डालूंगा, तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे डाला हूँ, आपको कैसे प्राप्त होगा, ठीक। उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर भी एक आध रीडिंग मारना जरूरी है, ठीक। कि उसमें कुछ उड़ीसा के हैं, है ना, जैसे धौली हो गया, है ना, उड़ीसा गंजाम का। तो ऐसे कई अभिलेख हैं जो आसपास के क्षेत्रों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछता है कि किस एरिया में पाए गए। ऐसे 13-14 अभिलेख हैं। तो उसका क्या है, मैं एक लिस्ट बना के आपको डाल दूंगा, है ना, या लिस्ट बना के मैं आपके साथ उसको एक आध दिन डिस्कस कर लूंगा। वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी जितने अभिलेख वो मैं आपको बता दिया। अभी और अभिलेख बताऊंगा कि किस अभिलेख में, जो 13-14 अभिलेख हैं अशोक के, किस अभिलेख में क्या विषय रहा अभिलेखों का, इससे क्वेश्चन पूछता है ना। तो आइए देखते हैं। जो अशोक का जो पहला अभिलेख है ना, इसमें अशोक ने पशु बलि बंद करवा दिया था, ठीक। और साथ में उत्सव भी बंद करवा दिए थे। मतलब जो बार बार उत्सव करना है, मतलब जो व्यय कहते हैं, बुद्ध का क्या मार्ग था? मध्यम मार्ग, बहुत व्यय नहीं करना है, बहुत कमाना नहीं है। तो उसने क्या किया? पशु बलि बंद करा दिया, अहिंसा, और जो व्यय होता था उसको बंद करा दिया, उत्सव बंद। तो पहले अभिलेख का विषय क्या है? पशु बलि बंद, उत्सव बंद। दूसरे अभिलेख में चिकित्सालयों का उल्लेख है, ठीक। और इसी में पांड्य, चेर और चोल राज्य, या बोले तो विदेशी राज्यों का उल्लेख है आपके दूसरे अभिलेख में, ठीक। ध्यान रखिए, एकदम क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इसका तीसरा अभिलेख है उसमें है रज्जुकों द्वारा धर्म यात्रा, जो हम रज्जुक आपको बताए थे अभी,
तो रज्जुकों द्वारा क्या है, धर्म यात्रा। कौन से नंबर के अभिलेख में, जो तीसरा अभिलेख में। पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति। क्या है पांचवें अभिलेख में, धम्म महामात्र की नियुक्ति। सातवें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। ठीक, सातवें अभिलेख में क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। आठवें अभिलेख में है बोध गया ब्राह्मण का उल्लेख। ठीक, बोध गया ब्राह्मण का उल्लेख क्या है, आठवें में। 10वें अभिलेख में बताया गया है कि प्रजा हित ही राजा हित है ना। राजा को हमेशा प्रजा के हित के बारे में कार्य करना चाहिए। ठीक, 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है ना। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की चर्चा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्त्री महामात्र की चर्चा है 12वें अभिलेख में। 13वां अभिलेख सब कोई जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। तो यह अशोक के जो 14 बृहद अभिलेख है उसमें से कुछ के विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर इतने ही पढ़ के जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, देखिए जो खोज की गई, तो ये तो बृहद जो विशेष अभिलेख थे। ऐसा बताया जाता है कि अशोक के कुल 182 अभिलेख मिले थे, है ना। कितने, 182 अभिलेख मिले थे, लगभग 47 स्थानों से। मतलब कुछ छोटे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर टोटल काउंट करते हैं उसके अभिलेखों की संख्या, है ना, गुहालेख सब कुछ मिला के, तो करीब करीब 182 अभिलेख अशोक के मिले हैं। कितनी जगह से, 47 जगहों से। ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकता है कि अशोक के टोटल कितने अभिलेख मिले, तो आपको ध्यान रखना कितने, 182, 47 जगहों से। बोला जाता है कि इसमें ना 2 अध्यादेश या एडिक्ट्स मिले हैं। अध्यादेश या एडिक्ट्स मतलब राजा के आदेश, और ये कहा जाता है कि ये जो एडिक्ट्स हैं ये नकली हैं, समझे। इसको जाता है कि नकली है, मतलब अशोक के नहीं है, इसको बाद में बनाया गया है या फिर नकली है ये। ठीक, लेकिन हमको जानकारी रखना है। पूछ सकता है कितने अध्यादेश मिले जिनको नकली कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अध्यादेश मिले। कितने मिले हैं टोटल, 182 मिले। कितनी जगहों से मिले, 47 प्लेसेस से हमको ये कलेक्ट हुए हैं। ठीक, तो ये अशोक के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी। ठीक, तो अशोक का हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है। ठीक, आगे अब हम देखेंगे मौर्य काल की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, और उस समय जो प्रशासन कैसा चलता था, प्रांत कैसे डिवाइड थे, उस समय के अधिकारी जो थे, उसके समय के जो भी अन्य आपके ग्रुप्स थे, ठीक, श्रेणी, निगम, ये सब जो संस्थाएं थी, इन सब चीजों के बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक, चलिए आज का फिर सेशन यहाँ समाप्त करते हैं इतिहास का अपना। ठीक, आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी इसको शेयर करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। देखिए, आप शेयर करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए प्लीज आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।